Good morning, all of you. Welcome back once again to the channel Psycho IAS। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए मेंस पेपर एनालिसिस और जो कि होगा कौन सा हमारा जो कि होगा हमारा सेक्शन बी वाला पार्ट बी वाला यहाँ पर हम करने वाले हैं। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है पार्ट ए को एनालाइज किया था वहां पे कि किस प्रकार से आपको जो है आंसर राइटिंग करनी चाहिए एंड उसी के साथ आज देखेंगे हम कि सेक्शन बी किस प्रकार से आता है और आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो है मेंस की ये आंसर राइटिंग जो है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितना आप आंसर्स लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और अगर केवल आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा जो है नुकसानदायक रह जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको जो प्रिपरेशन है उसमें आप पीवाईक्यूज को आप इंपॉर्टेंस देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है एज कंपेयर टू किसी ऐसी टेस्ट सीरीज या फिर उसमें आप जो है अपना ध्यान केंद्रित करें, वहां पे आप अपना ध्यान लगाएं। उसके बजाय आप क्या करें, पीवाईक्यूज पे फोकस करें, ये आपके सबसे बेस्ट कंपेनियन है। इसी के साथ अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि आप जो है अपनी यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल की जर्नी को और अच्छा बना सकें और कंसेप्ट क्लैरिटी रख सकें और आंसर राइटिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं पेपर के ऊपर और देखते हैं उन सवालों को एंड धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा व्हाई यू शुड ज्वाइन साइको आईएएस। ऑल राइट, अगेन हमारे पास देखिए सेक्शन बी खंड बी की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वी विल फॉलो इन इंग्लिश देन आफ्टर इन हिंदी। ठीक है, पहले यहाँ पर जो है इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद जो है हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो आपको मालूम है सवाल नंबर फर्स्ट और सवाल नंबर 5 जो है आपके 10 मार्कर होते हैं 10 into 5 के। तो ए बी सी डी जो है 10 मार्क्स के हैं और ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी आपके कंपलसरी होते हैं। ऑल राइट, सबसे पहला सवाल पूछ रहा है शुड द रिसर्चर ऑलवेज फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस बिफोर कलेक्टिंग डेटा, जस्टिफाई योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी रिसर्च पढ़ी होगी, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, अगर आपने अच्छे से रिसर्च पढ़ी है तो आपको मालूम होगा यस दिस इज मैंडेटरी, दिस इज वेरी 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 नेसेसरी कि आप जो है क्या करें, डेटा कलेक्ट करने के पहले ही अपना जो है हाइपोथेसिस को यहाँ पर फॉर्म कर ले। क्या एक शोधकर्ता को डेटा एकत्र करने से पहले हमेशा एक परिकल्पना बनानी चाहिए, यथोचित उदाहरण देकर औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो जो शोधकर्ता है डेटा एकत्र करने से पहले एक परिकल्पना बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये मैंडेटरी होता है, ये नेसेसरी होता है कि जब भी आप कुछ क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले हाइपोथेसिस आपको बना लेना है डेटा कलेक्ट करने के पहले। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल 10 मार्क्स का अच्छा सवाल, इजी सवाल है, आपको ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, ओके अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, डिस्कस रीसेंट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये सवाल देखिए कहां से आया है, ये आपका थोड़ा सा करंट अफेयर सॉर्ट ऑफ आया है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है, थोड़ा सा उसको आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर एंड देन आफ्टर दैट कि रिसेंट ट्रेंड में कुछ चल रहा है क्या। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की फील्ड में अगर आपको कुछ मालूम है तो। ठीक है, तो इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे टफ सवाल क्योंकि ये करंट से पूछा गया है और ये 2023 के पहले तक या 21 तक आपको जो है इस प्रकार से करंट अफेयर्स उतना नहीं पूछ रहे थे, उतना हैवीली नहीं पूछ रहे थे। अभी देखिए क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर पेपर को थोड़ा सा और जो है डायनेमिक बनाने का प्रयास किया है। डायनेमिक बनाने के चक्कर में क्या हुआ, करंट अफेयर का जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको वो एड ऑन कर रहे हैं और जो है यहाँ से बेसिक चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले बेसिक से लेके मॉडरेट चीजें पूछ रहे थे, तो मॉडरेट पूछ रहे थे तो पूरा पेपर ही मॉडरेट था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, बेसिक एलिमेंट भी डाल दिया है और करंट अफेयर से उसको वो टफ बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला जो आंसर है ये मोस्टली लोगों का, अगर 10 लोग ऑप्शनल लिख रहे हैं तो यहाँ पे केवल 2 लोग ही इसको अच्छे से लिख पाएंगे अगर उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो। ठीक है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हमारे पास कोई डेटा तो नहीं है ना, फिर भी क्या किया हमने, एक परिकल्पना बना ली है यहाँ पर। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल हो गया यहाँ पर। हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना लिया कि यहाँ पर जो है कम लोगों का ये वाला जो है सही हुआ होगा। क्यों, हमारे पास डेटा था क्या, पहले से कलेक्टिंग डेटा किया है कि हमने सभी ऑप्शन वालों को नहीं किया है। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस बना लिया, नल वाला क्या हो गया हमारा, नल वाला ये हो गया कि ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा और अल्टरनेटिव वाला क्या हो जाएगा कि इसके बीच कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, आगे देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 5 का सी बोल रहा है हाउ डज जेंडर डिफरेंसेस अकाउंट फॉर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें आप जेनेटिक वाला दे सकते हैं, है ना, कॉग्निटिव वाला दे सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट जो है स्कूल्स हैं उनके रिगार्डिंग आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आपके जो जेंडर डिफरेंसेस कैसे आपके बिहेवियर को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी वगैरह जो है आपकी पढ़ते हैं आप, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको देखिए कंप्यूटर्स वगैरह में क्या होता है, अधिकतर आप देखेंगे ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहे हैं
कि जेंडर डिफरेंसेस अकाउंट फॉर बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। कि आप अगर यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे बॉयज को आप ज्यादा देखेंगे। वहीं पर अगर हम आर्ट, नेल आर्ट या फिर हम पेंट आर्ट और इस प्रकार की बातें करें, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, गर्ल्स को डोमिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये बिहेवियर है अलग अलग यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें जेंडर कैसे डिफरेंस पैदा करता है, बस यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, लिंग भेद आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। उसके बाद देखिए एक और आपको यह थोड़ा सा इसी सवाल यहाँ पर, व्हाट हाइपोथेटिकल आइडियाज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, प्रक्षेपित व्यक्तित्व परीक्षण के विकास के लिए कौन से परिकल्पित विचार अग्रसर होते हैं। तो क्या करना है आपको, पास में जाना है, पास में सोचना है आपको कि जब ये प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट बन रहे होंगे तो आपको मालूम भी होना चाहिए प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये अगर आपको मालूम है तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं कि पहले ऐसे कौन से आइडियाज रहे होंगे जिनके लिए हम क्या करेंगे, इनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मेनली क्या बात करते हैं हम इसके अंदर, अनकॉन्शियस की बात करते हैं कि जो हमारे हिडन ड्रीम्स या डिजायर्स हैं उनको हम निकाल के बाहर ला सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर आंसर करना चाहिए। अगला देखिए, फिफ्थ पूछ रहा है, नॉलेज विदाउट यूज इज यूजलेस, डिस्कस द स्टेटमेंट फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा सा अप्लाइड वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, इन रिजॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। सोसाइटी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नॉलेज विदाउट यूज इज यूजलेस, इसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा सा अप्लाइड बेस्ड ये सवाल है। ठीक है, तो आपने इसको आंसर करना है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप साइकोलॉजी को इन रिजॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। तो आप नोट डाउन करेंगे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, और फिर नॉलेज विदाउट यूज इज यूजलेस, कि हमको जो है क्या करना है, मालूम तो है कि स्वच्छता रहना है, हमको साफ सफाई से रहना है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे, कचरे आज भी जो है हम डस्टबिन के बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये थे आपके 5 सवाल 10 मार्क्स के। तो इसमें से देखेंगे आप 3 आपको इजी मिल रहे हैं, 2 थोड़े से आपको जो है यहाँ पर डिफिकल्ट वाले मिल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल पूछ रहा है 6 नंबर का सवाल। ये पूछ रहा है आपसे, इन व्यू ऑफ पियागेट intellectual development takes place through stages which occur in a fixed order and which are universal regardless of social and cultural background. Critically examine Piaget's point of view in detail. ये सवाल है आपके 20 मार्कर वाला। पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास चरणों के माध्यम से होता है जो कि एक निश्चित क्रम में होते हैं और जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना सार्वभौमिक है। पियाजे के मत की विस्तृत आलोचनात्मक जांच करें। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर 2 थ्योरीज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक अगर आप पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्टेजेस व्हिच अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए एंड व्हिच आर यूनिवर्सल रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जब आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में, जब आप पढ़ते हैं विकास के बारे में, तो आपको कौन मिलता है, आपको मिलता है जॉन जीन पियागेट आपको मिलते हैं, और उसी के साथ आपको मिलते हैं कौन, आपको मिलते हैं लेव व्यगोत्स्की। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 1 था वो डोमिनेट कर रहा है, वो बात कर रहा है किसके बारे में, पियागेट के बारे में, और जो स्टेटमेंट 2 था वो बात कर रहा है किसके बारे में, लेव व्यगोत्स्की के बारे में। फिर से देखिए यहाँ पर, ये जहां पर बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्टेजेस व्हिच अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, ये बात कर रहे हैं जीन पियागेट की, एंड व्हिच आर यूनिवर्सल रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये बात कर रहे हैं किसकी, पियागेट की। इसलिए सवाल में क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन पियागेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल। तो इसको देखिए, यहाँ पे पियागेट बात करते हैं कि जो स्टेजेस हैं आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलप होने की 4 प्रकार से होती है। पहले आती है सेंसरी मोटर, फिर आती है प्री ऑपरेटिव, फिर आती है कॉन्क्रीट, और फिर आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इन स्टेज से होते हुए आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका के बच्चे में भी ये होगा, इंडिया के बच्चे में भी ये होगा, जापान के बच्चे में भी ये होगा, चाइना के बच्चे में भी ये होगा, और एंटार्क्टिका के बच्चे में भी ये होगा। ठीक है, पियागेट के अनुसार सभी जगह पे जो है ये क्या चीज है, ये यूनिवर्सल यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, और इसमें आपके सोशल, आपके सामाजिक और आपके सांस्कृतिक कल्चरल कोई भी फैक्टर्स है, उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसी बात को कौन बोलते हैं, इसी बात को बोलते हैं आपके लेव व्यगोत्स्की की, बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर क्या है, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए सवाल कितने का है, ये सवाल है 20 मार्क्स का, क्योंकि इसके लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए सवाल, अगर आपको दोनों थ्योरीज आती हैं तो काफी इजी लगेगा आपको यहाँ पर। क्रिटिकली एग्जामिन पियागेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटेल, क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का सवाल। अगला देखते हैं सवाल नंबर 6B, डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइसेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, कि स्टीरियोटाइप्स कैसे फॉर्म होते हैं, रूढ़ियां कैसे फॉर्म होती हैं, और पूर्वाग्रह किस प्रकार से निर्माण होते हैं, किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। ये है आपका 15 मार्क्स का सवाल। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 6 का C, 15 मार्क्स के लिए अगेन, explain how a double blind experiment is used to overcome experimenter bias and participant expectancy effect।
तो आपको क्या होना चाहिए, प्रयोगकर्ता अभिनति ये मालूम होना चाहिए और प्रतिभागी प्रत्याशा पर काबू पाने के लिए द्विक अंग अंध प्रयोग डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट को कैसे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिख रहे हैं तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, आपने क्या करना है, आपने भी इस प्रकार से अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए पियागेट लिखना है तो आप पियागे या पियागेट इस प्रकार से, पियागेट नहीं पियाजे लिखिएगा, पियाजे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट वेरिएबल, जो आपको फाइंड करते आना चाहिए। खैर वो सब रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसको हम क्या यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटर बाइस को, जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर, और पार्टिसिपेट एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट, इन दोनों को ही रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल देके आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद छठवां सवाल समाप्त हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 7th नंबर का क्या बोल रहा है, बुद्धि और अभिक्षमता कैसे भिन्न है, हाउ डू इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड डिफर। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कोई भी जनरल साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे वहां पे दिया हुआ होगा साफ साफ, है ना, फटाक से आपको डेफिनेशन चेप देनी है। यहाँ पे 20 नंबर के सवाल है, बुद्धि के जी और एस कारकों को ध्यान में रखते हुए दोनों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। Explain the two in the light of G and S factors of intelligence, giving suitable examples। तो उन्होंने क्या है इसका डिफरेंस वो भी यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो स्पीयरमैन की आपकी थ्योरी है, उसके बेस बनाते हुए आपको यहाँ पर इसको है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि इंटेलिजेंस में हमको क्या चाहिए और यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड में क्या चाहिए, उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन, नया सवाल डिस्कस। प्रत्यक्षण की ढलनशीलता, प्लास्टिसिटी का क्या अर्थ और महत्व है, चर्चा कीजिए। 15 मार्क्स के लिए सवाल, इस प्रकार से सवाल आपको ये न्यू सवाल ऐड हुआ है। ठीक है, इसके पहले इस प्रकार से कभी प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन पे इस प्रकार से सवाल नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपने आंसर करना है 7th का बी, इसको पढ़ेंगे तो आपसे बनेगा एल से डिफिकल्ट सवाल कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये भी डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट। ये देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, हाईली पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, पीवाईक्यू रिपीट हुआ है सेम टू सेम। डिस्कस इन डिटेल 15 मार्क्स के लिए अगेन आपके लिए सवाल होता है। ठीक है, तो हार्डली आप कोई भी इसके लिए जाएगा, कहाँ जाएंगे, वो 6th वाला सवाल करेंगे यहाँ पर। ये काफी इजी सॉर्ट ऑफ वे में हो सकता है 6th वाला एज कम्पेयर टू 7th वाला। ठीक है, ओके, आपको देखना है अगला सवाल जो है 8th सवाल, और ये जो है सेक्शन बी का, यस आई गेस लास्ट सवाल ही है। तो यहाँ देखते हैं, डू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट अस इन अवर एंटायर लाइव्स, एलैबोरेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज। पर्सनैलिटी थ्योरीज में आपको साइकोडायनामिक वाली सबसे पहले मिल जाएंगी 20 नंबर के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जो भी बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या बचपन के अनुभवों का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, यस या नो। व्यक्तित्व सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दें। ठीक है, तो पर्सनैलिटी की बात करें करते हुए आपको क्या करना है, जवाब देना है यहाँ पर कि क्या जो बचपन की चीजें हैं उससे हमारे पूरी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सवाल है आपका 8 नंबर का, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद देखिए 8th का बी क्या बोल रहा है, हाउ कैन द मेमोरी बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक टेक्निक्स, पीवाईक्यू रिपीट। ठीक है, पीवाईक्यू रिपीट हो चुका है। ये 15 नंबर के लिए सवाल है आपका। ये स्मृति को संगठन और स्मृति संवर्धकी निमोनिक पद्धतियों से कैसे बेहतर किया जा सकता है। एक और देखिए, लेटेंट वेरिएबल हिंदी वालों के लिए यहाँ पे निमोनिक का कैसे इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वैसे ही आप अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखिए 8th का सी बोल रहा है, ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स दैट टेंड टू ओवरलैप, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द कॉज ऑफ बिहेवियर, डिस्कस। 15 मार्क्स का सवाल है, मतलब यहाँ पे सारी थ्योरीज जो है आपको मिक्स करके बतानी है कि हमारा जो व्यवहार है अलग अलग कारकों से, मानव व्यवहार बहुत से कारकों से प्रभावित होता है जो परस्पर व्यापित होते हैं, ओवरलैप होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहार के कारण का एक विश्लेषण करना मुश्किल है। इसको आपको डिस्कस करना है कि यस, हमारे पास क्या है, अलग अलग चीजें हैं, हमारे पास बिहेवियरिज्म है, हमारे पास फंक्शनलिज्म है, हमारे पास गेस्टॉल्ट है, हमारे पास साइको एनालिसिस है, हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना। ये सब जो है अलग अलग रूप से डिफाइन करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, है ना। तो मानव व्यवहार बहुत से कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सब, और एक कॉग्निटिव वाला भी आ जाएगा। ये सारी चीजें भी हैं जो परस्पर व्यापित होते हैं, यानी कि ओवरलैप होते हैं ये फैक्टर्स। ठीक है, कोई बोल रहा है बचपन की चीजें, कोई बोल रहा है मीनिंग ऑफ लाइफ, कोई बोल रहा है सम ऑफ अ होल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परिणाम स्वरूप व्यवहार के कारण का विश्लेषण करना मुश्किल है। हम बिहेवियर को ये नहीं बोल सकते कि नहीं केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कारण ही हो रहा है, केवल चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण ही हो रहा है, केवल मीनिंग ऑफ लाइफ के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो विच इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द कॉज ऑफ बिहेवियर। इस प्रकार से अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपको ये आंसर बनना चाहिए अगेन 15 मार्क्स के लिए। परिणाम स्वरूप व्यवहार के कारण का विश्लेषण करना मुश्किल है, चर्चा कीजिए, आपको यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ अगला सवाल तो नहीं है यहाँ पे। इसी के साथ आपका ये जो है कंप्लीट पेपर 1 यहाँ पे जो है आपका समाप्त होता है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है आपका सेक्शन ए लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं।
उसी के साथ यहाँ पे हमने जो है सेक्शन बी को भी यहाँ पे कवर कर लिया है, जो दोनों मिला के कंप्राइज करता है कितने आपके कंप्राइज करता है 250 मार्क्स के लिए, ठीक है, 125 इसमें से 50 वाला जो है आपका वो कंपलसरी होता है, ए सेक्शन वाला और बी सेक्शन वाला यहाँ का फर्स्ट सवाल और यहाँ का 5th सवाल आपके लिए जो है वो आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आई होंगी चीजें आपको कि कैसे आपने जो है लिखना है, सवाल देखना है ना, और आपको एक चीज समझ में आई होगी आपको यहाँ पर कि वो क्या है, वो है आपके PYQ, ठीक है। PYQ आपके जो है हाईली रिपीट हो रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। तो PYQ से बेस्ट कंपेनियन कोई नहीं है, ना है और ना रहेगा, ठीक है। PYQ को आप जितना रिपीट कर लगा सकते हैं उतना आपने यहाँ पर रिपीट कर करके लगाना है, ठीक है। और उसी के साथ शैलो नॉलेज से नहीं जाना है, काफी कंसेप्ट क्लैरिटी, सारे थ्योरीज को आपको मिक्स करते हुए आना चाहिए, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर करते हुए आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप जो है अपना अच्छा आंसर राइटिंग अपनी जो है वहां पर मेडअप कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, थैंक यू।